जाएगा, एल्स मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, अगर किसी पुराने मेंबर ने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 9:30 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे तक हम अपने बेसिक्स चीज़ें ही सीखेंगे कि इंडिकेटर अप्लाई कैसे करना है, इंडिकेटर का लॉजिक क्या है, उनको यूज़ कैसे करना है, और उसके बाद हम स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे 9:30 के बाद। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो लोग पुराने हैं 9:30 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं जिनको अभी भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, इंडिकेटर के लॉजिक्स क्लियर नहीं है, वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आज का जो दिन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे और निफ्टी का चार्ट ओपन करने के बाद हम आज का जो दिन है उसको रीप्ले करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आज हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, कैसे इन इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, कैसे इन इंडिकेटर को यूज़ करके आप एक परफेक्ट ट्रेड ढूंढ सकते थे, एक एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया समझ सकते थे कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। तो सबसे पहले जब भी मार्केट स्टार्ट होती है तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करना है। सबसे पहले कोई भी स्टॉक नहीं ढूंढते हैं या कोई भी सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि हम निफ्टी की डायरेक्शन के साथ चलते हैं। निफ्टी की डायरेक्शन जिस साइड होगी हम उस साइड ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक कहावत है जो कि बहुत फेमस है और उसको मैं 100% उस चीज़ पे यकीन करता हूँ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लॉसेस सेट होंगे। क्योंकि ये जो मार्केट रन करता है, मार्केट बड़े प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वो इस मार्केट को रन करते हैं, और हम एक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको बीट कर पाएँ। तो जिस साइड उनके कदम हैं हमें उन्हीं के कदम के साथ कदम बढ़ा के चलना है, तो ही हमारे प्रॉफिट के चांसेस हैं, वरना हमारे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं सबसे पहले निफ्टी के डायरेक्शन एनालाइज करता हूँ। मैं पहले कोई भी स्टॉक नहीं देखता हूँ या कोई भी सेक्टर नहीं देखता हूँ। मैं सबसे पहले निफ्टी के डायरेक्शन एनालाइज करता हूँ कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, और पहली कैंडल से ही निफ्टी के डायरेक्शन को एनालाइज करना शुरू कर देता हूँ। अब जो भी हम चीज़ें एनालाइज करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों, इसलिए क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, और इंट्राडे ट्रेडर के लिए मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है, और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो 5 मिनट ही है। तो मैं सारी चीज़ें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट की पहली कैंडल बनी आज, राइट, तो मार्केट की पहली कैंडल ने हमें ये बताया कि एक रेड कैंडल बनी है और इसमें एक बेयरिशनेस है। ये एक पहली कैंडल आज मार्केट की बनी है और यहाँ से ये पता चल गया कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें एक क्लैरिटी तो मिल गई कि निफ्टी आज बेयरिश है। दूसरा, अगर निफ्टी को मैं कल का चार्ट एनालाइज करूँ निफ्टी का, तो कल का जो लो था, कल का लो ये है। तो आज निफ्टी ने क्या किया, कल का लो भी ब्रेक किया हुआ था। आज पहली कैंडल ने ही क्या कर दिया, निफ्टी का जो लो था उसको ब्रेक किया। ये कल निफ्टी थी, और कल निफ्टी जो था हमारा ब्रॉड मार्केट टोटली साइडवेज था कल। और आज क्या हुआ कि मार्केट ने इस ब्रॉड मार्केट जो कल एक साइडवेज था, एक कंसोलिडेशन फेज था, उसको ब्रेक करके नीचे कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसने पहली कैंडल में इसको नीचे ब्रेक कर दिया तो मतलब मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश हो गया है। एक दूसरा तरीका और होता है मार्केट के डायरेक्शन को एनालाइज करने का, कि हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो पहली कैंडल बनी है, हम क्या करेंगे, इसका एक जोन मार्क कर देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो पहली कैंडल का हमने हाई और लो मार्क किया है, अगर मार्केट क्या करती है, इस जोन को ब्रेक करके नीचे को जाती है, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहती है तो हम ये मानेंगे कि साइडवेज है, और अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर को जाती है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो गया है। तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है तो हम सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स पे और उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जो कि बेयरिश हैं, और अगर मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश होगा तो हम उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करेंगे जिन जिन जो सेक्टर्स बुलिश हैं और जो स्टॉक्स बुलिश हैं। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो आप बेयरिश या बुलिश कोई भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे मार्केट की पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल ने एक बेयरिशनेस दिखाई यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे हमने पहली कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर जोन इस कैंडल सन के बीच में रही तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ हमेशा मार्केट स्टार्ट होने से पहले, उसको हम कहते हैं प्री ओपन मार्केट। आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, सुबह 9:08 पे। हमारी जो मार्केट स्टार्ट होती है वो 9:15 पे होती है, लेकिन आपको 9:08 पे एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, और आपको यहाँ पे मार्केट डेटा में जाना है।
जैसे ही आप एनएससी की वेबसाइट पे मार्केट डेटा में जाओगे तो यहाँ पे डेटा आता है प्री ओपन मार्केट। आपको प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करना है, मार्केट डेटा में जाके प्री ओपन मार्केट में जाके आपको क्लिक करना है और आपको प्री ओपन डेटा देखना है। अब प्री ओपन मार्केट बेसिकली क्या होता है, ये ओवरनाइट पूरी रात को जो भी मार्केट में हलचल हुई होती है, चाहे कोई ग्लोबल न्यूज़ है, चाहे कोई इंडिया की न्यूज़ है, चाहे किसी स्टॉक की न्यूज़ है, तो कुछ लोग उन उन रात को या सुबह 9 बजे, है ना, मार्केट शुरू होने से पहले अपने ऑर्डर्स को कोई बेचता है, कोई ख़रीदता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्केट ओपन होने से पहले क्या होता है, एक प्री ओपन मार्केट सेशन होता है जिसमें सारे ऑर्डर्स को मैच किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है और एक फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है कि कौन से स्टॉक का प्राइस आज सेम प्राइस पे, पिछले क्लोजिंग के सेम प्राइस पे ओपन होगा, कौन से स्टॉक का प्राइस ऊपर होगा और कौन से स्टॉक का प्राइस नीचे ओपन होगा। तो प्री ओपन मार्केट में हमने यहाँ पे मार्केट डेटा में जाके प्री ओपन मार्केट में जाके हमने यहाँ पे जो निफ्टी 50 है ऑलरेडी आ रहा होगा, ये बेसिकली हमें मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट का सेंटिमेंट बताता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, उनमें से आपको इस पे फोकस करना है कि एडवांसेस कितने हैं और डिक्लाइंस कितने हैं। एडवांसेस का मतलब वो होता है ऐसे स्टॉक जो कल की क्लोजिंग से आज जब ओपन हो रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर वाले प्राइस पे ओपन हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इन्फोसिस की बात करूं, राइट, तो इन्फोसिस में क्या है, कल जो प्राइस क्लोज हुआ था वो 115 पे हुआ था, 1115 पे, लेकिन आज जब ये ओपन हो रहा है तो 1125 पे हो रहा है, मतलब 10 रुपये ऊपर ओपन हो रहा है। तो जिन स्टॉक का प्राइस ऊपर ओपन होता है उनको हम एडवांसेस कहते हैं प्री ओपन मार्केट सेशन में। और ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस नीचे ओपन होता है, जैसे इंडिको, ये प्रीवियस क्लोज ये जो प्रीवियस क्लोज हुआ था वो 5220 पे था, मतलब कल इसकी क्लोजिंग थी 5220 की, लेकिन आज ये 5189 पे ओपन हुआ है, मतलब और भी नीचे ओपन हो रहा है, मतलब 30 रुपये का इसमें चेंज है, ठीक है, और 30 पॉइंट्स का चेंज है, और जो परसेंटेज वाइज 0.54 का इसका चेंज है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप करें तो सबसे ज़्यादा जो आज मूवमेंट हुई थी, हिंडाल्को 1041 पे कल क्लोज हुआ था, लेकिन 103 पे आज ओपन हुआ है, ठीक है। तो मतलब 11 रुपये का इसमें चेंज था, 11 पॉइंट्स का, और 1% चेंज आया है इसमें, राइट। तो सिंपल आपको यहाँ पे इन स्टॉक्स को नहीं देखना है, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, राइट, आपको सिर्फ एडवांसेस और डिक्लाइंस को ध्यान रखना है। ये स्टॉक्स तो प्री ओपन मार्केट में कुछ भी करते हैं, वो तो हम मार्केट ओपन होने के बाद हमें पता चलता है कि आज मार्केट का क्या सिनेरियो है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, बस एक एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखना है, और यहाँ पे अगर एडवांसेस आपको ज़्यादा दिखें तो आपको ये समझना है कि मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकती है, राइट। और अगर डिक्लाइंस ज़्यादा दिखें तो आपको ये समझना है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट होगा ओपन होने के बाद बेयरिशनेस हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि, और ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, ऐसा नहीं है कि हर बार होती है, राइट। इसमें ऐसा होता है कि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की, मार्केट में हम कोई भी बात करते हैं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर एडवांसेस 40 आपको 30 40 30 दिखें, 25 28 दिखें और डिक्लाइंस कम दिखें, तो मतलब मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है। मार्केट जब ओपन होगी तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश होगा, लेकिन जब डिक्लाइंस आपको ज़्यादा दिखे तो मतलब मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कंपेयर करनी है। 9:07 पे जैसे यहाँ पे डिक्लाइंस 21 है, राइट, एडवांसेस 18 है, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ज़्यादा है डिक्लाइंस, है ना, 2 3 स्टॉक्स का ही फ़र्क है। तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है, हम ये मानेंगे कि ठीक है, एडवांसेस और डिक्लाइंस थोड़े आसपास है तो मार्केट बेयरिश या साइडवेज रह सकती है। लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट हमें पता चलेगा कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट है एक्चुअल में। तो आप यहाँ पे एक गेस लगा सकते हो और एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। तो यहाँ पे 21 कंपनीज ऐसी थी जिनका प्राइस पिछले क्लोजिंग से आज जब ओपन हुआ तो नीचे की तरफ हुआ था, तो इतना तो सेंटिमेंट था कि हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन बिल्कुल हल्का सा बियरिशनेस तो मार्केट में है। और 9:07 पे हमें पता चल गया था। और इसका रिजल्ट कैसे हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुई एक प्राइस नीचे झटके से आया, तो यहाँ से ये क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश तो है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट में जब ये पहली कैंडल बनती है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 कैंडल्स को हमेशा बनने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 3 कैंडल्स बन गई, 1 2 3, ठीक है। जैसे ही ये 3 कैंडल्स बनी, अब आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि पिछले दिन का जो लो था वो भी ब्रेक हुआ, आज का जो हमने पहली कैंडल का हाई और लो मार्क किया था वो भी ब्रेक हुआ, और अब प्राइस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्लियर सेंटिमेंट आपको समझ आ रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में बेयरिशनेस चल रही है। लोग आज बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक्स में, आज जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है, राइट। तो निफ्टी ब्रॉड मार्केट है, टॉप 50 कंपनीज में क्या चल रहा है, सेलिंग प्रेशर चल रहा है, और जिस साइड निफ्टी की डायरेक्शन होती है उस साइड ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे आपको 3 कैंडल्स तक कुछ नहीं करना है, 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको पैसे बचाने हैं अपने, अगर आपको अपना लॉस नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को पहले ठंडा होने देना, थोड़ा रिलैक्स और शांत होने देना है।
अब यहाँ पे काम आता है हमारा पहला इंडिकेटर का। आप सेटिंग्स में जाओगे, आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे और सबसे पहला जो आप इंडिकेटर लगाओगे वो है सेक्टर स्ट्रेंथ। आपको 15 मिनट के बाद ये इंडिकेटर लगाना है, पहले भी लगा सकते हो लेकिन आप 15 मिनट के बाद भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर स्ट्रेंथ आपने जैसे इंडिकेटर लगाया तो यहाँ पे ना एक टेबल आ जाएगा साइड सामने आपके, ठीक है। अब ये टेबल साइड पे सामने आ गया। एक, अब जैसे ये टेबल आपके सामने आया, ठीक है, तो अब ये स्क्रीन के बिल्कुल सामने है। तो आपको क्या करना है, टेबल को साइड पे लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना है, इनपुट्स में जाना है। तो पहले आपको लेआउट मोड चूज़ करना है कि अगर आप मोबाइल पे हो, आप लैपटॉप पे हो कि टैब पे हो। तो अगर आप लैपटॉप पे हो या अपनी स्क्रीन पे हो बड़े कंप्यूटर के, तो आप डेस्कटॉप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल या टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो आप मोबाइल और टैबलेट का फीचर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये जो टेबल है आपके टैबलेट की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टैबलेट कर डेस्कटॉप चूज़ कर रहा हूँ और मैंने ओके किया, तो यहाँ पे टेबल आ गया। अब इसको मुझे साइड पे लेके जाना है। तो इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके आपको इसको टॉप सेंटर से टॉप राइट कर सकते हो और ओके कर सकते हो, तो टेबल आपका इस साइड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ताकि आप थोड़ा चीज़ों को और क्लियरली समझ सको, ठीक है। तो यहीं तक है, ये आपका टेबल यहाँ पे लग जाएगा। और ये देखो यहाँ पे अब आपको इस टेबल को समझना है कि ये टेबल क्या है, ये पहला इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस इंडिकेटर में मैंने जो जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ है। मतलब सेक्टर स्ट्रेंथ, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया हुआ है। और इसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस हो रही है। वो कैलकुलेशंस क्या हैं, हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, उनके इंडेक्स से हम रिलेटिव परसेंटेज चेक करते हैं कि वो निफ्टी से कितना ऊपर नीचे चल रहा है। हम उसमें स्पीड कैलकुलेट करते हैं, हम उनमें मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, और हमने एक स्कोरिंग सिस्टम डाला हुआ है उसमें कि वो कितनी तेज़ी से, मतलब नॉर्मली वो कितना मूव करता है लेकिन आज उसमें कितनी स्पीड है। तो इसके पीछे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है और उसके बाद हमें ये डेटा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमें उन लॉजिक्स के पीछे नहीं जाना है। और अगर आपको उसको लॉजिक्स को ढूंढना भी है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ आप जाके देख सकते हो कि इनके पीछे क्या लॉजिक्स हैं। लेकिन आपको उन लॉजिक से मतलब नहीं है, आपको उन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस डेटा से मतलब है कि ये डेटा आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे हमें जो डेटा प्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को आप डीपली समझते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 21 तक एक रैंकिंग सिस्टम दी हुई है। जो नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा बुलिश है, जो 21 है वो सबसे ज़्यादा बियरिश है। मतलब सबसे ज़्यादा बाइंग फार्मा में हो रही है और सबसे ज़्यादा सेलिंग रियलिटी में हो रही है। सेक्टर की वजह से स्टॉक्स मूव नहीं करते हैं, स्टॉक्स की वजह से सेक्टर मूव करते हैं। अगर मान लीजिए फार्मा सेक्टर में 10 स्टॉक्स हैं, राइट। तो 10 स्टॉक्स में से अगर 5 स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, या 6 स्टॉक या 7 स्टॉक मूव कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि फार्मा सेक्टर बुलिश है। स्टॉक्स जब मूव करते हैं तो उसका एक सेक्टर मूव करता है, ना कि सेक्टर मूव कर रहा है तो उसके स्टॉक्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी में पता चल गया कि फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा बुलिश हो रहा है, आईटी भी बुलिश है, एफएमसीजी भी बुलिश है, हेल्थ केयर भी बुलिश है, और मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम भी बुलिश है, राइट। और अगर यहाँ पे हम देखें कि बेयरिश में कौन कौन से सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर बेयरिश है, एनर्जी सेक्टर बेयरिश है, केमिकल सेक्टर बेयरिश है, डिफेंस और रियलिटी। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको एक सेक्टर पे फोकस नहीं करना होता है। जिस दिन आपने सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस किया आपके लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या होता है, हमें हमेशा 5 सेक्टर्स को तो एटलीस्ट चूज़ करके रखना होता है और उसके उनमें हमें एक अच्छा स्टॉक ढूंढना होता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है तो आप यहाँ पे 17 से लेकर 21 तक स्टॉक्स को सिर्फ फोकस करोगे, सेक्टर्स को, ना कि 1 से लेकर 16 को, क्योंकि मार्केट का क्लियर सेंटीमेंट आपको बियरिश दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी फोकस करना है आपको 17 से लेकर 21 तक के सेक्टर्स में करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे सेक्टर्स है और इन सेक्टर्स को हम आने वाले टाइम में अपडेट करने वाले हैं। इसमें हम कैपिटल मार्केट का भी एक चीज़, एक इंडेक्स डालने वाले हैं, और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंडेक्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा लिस्ट को थोड़ा और एनहेंस करने वाले हैं। अब कुछ कुछ टाइम में हमारा नया अपडेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो क्लियर आ गया कि ये है सेक्टर्स की लिस्ट, ये है उनका रैंकिंग सिस्टम, ठीक है। जो नंबर 1 है वो टॉप पे है, नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है। यहाँ पे आप अगर हल्का सा देखोगे तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है 9:20 to 9:30। इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल, ये जो बार बना है ना, ये कैंडल्स का कलर नहीं है। आपको इसको ये इमेजिन नहीं करना है कि ये जो कलर है ये कैंडल का ग्रीन कलर बना, ग्रीन कैंडल बन रही है तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको किसी भी बार में ग्रीन दिखे तो मतलब ये है, जैसे कंजम्पशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंजम्पशन वाला जो सेक्टर है ना, ये पहले दूसरे नंबर, मतलब जब दूसरी कैंडल बन रही थी ना मार्केट की, तब ये वाला कंजम्पशन वाला रैंक 1 से रैंक 5 के बीच में था, ठीक है।
मतलब सिंपल ये है कि जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो पहले यहाँ पे रेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मेटल सेक्टर है वो पहली जब कैंडल बन रही थी मार्केट में ना, तो ये 17 से लेकर 21 के बीच में था रैंक। अब ये ऊपर को अब ये ऊपर को आ गया है, लेकिन ये पहले क्या था, बियरिश, पहले ये बियरिश था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये चीज़ों को ऐसे समझना है। अब आपको सिर्फ उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जो लगातार रेड बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बीच में स्पेस दिखे, खाली खाली स्पेस दिखे, तो आपको उन सेक्टर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। आपको उन सेक्टर्स पे भरोसा रखना है जो लगातार ग्रीन बन रहा है। यहाँ पे 3 कंडीशंस आएंगे आपके सामने, देखने को आपको मिलेगा। आपको पहली कंडीशंस ये मिलेंगी कि कोई सेक्टर पहले रेड है और बाद में वो ग्रीन बनने लग जाए। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोई ऐसा सेक्टर था जो पहले रेड था, पहले नीचे था, लेकिन अब वो ग्रीन होने लग गया है। तो आप ये समझो कि उसमें कितना पैसा लगा होगा उसको ऊपर ले जाने के लिए। और अगर कोई सेक्टर पहले ग्रीन बार्स दिखा रहा है, बाद में वो रेड होने लग जाए, तो आपको उन सेक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि आप इमेजिन करो कि कोई सेक्टर 1 से 5 के बीच में था और उसमें कितना पैसा लगा है उसको नीचे ले जाने के लिए। तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है, जो पहले रेड बन रहा है और बाद में ग्रीन बनने लग जाए। ठीक है, तो वैसे सेक्टर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको ऐसे सेक्टर्स को इग्नोर नहीं करना है जो पहले ग्रीन बन रहे हैं और बाद में रेड बन रहे हैं, उनको भी इग्नोर नहीं करना है। बीच वाले सेक्टर्स को आपको टोटली इग्नोर करना है। आपको फोकस सिर्फ 17 से लेकर 21 तक होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ तक हमें क्लैरिटी मिल गई कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है। अब आप क्या करोगे, आप एटलीस्ट 9:45 तक मार्केट को अभी भी थोड़ा और स्टेबल होने दोगे। जैसे यहाँ पे 4 कैंडल्स बन गई, 1 2 3 4, एटलीस्ट 6 कैंडल्स, लाइक यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो टाइम हो चुका है 9:45 हो चुका है, और मार्केट को आपने अच्छे से सेटल होने दिया है, आपने जल्दबाजी नहीं की है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक कहावत है जो हम रोज़ रिपीट करते हैं। हम ये कहते हैं कि मार्केट आपको जो पैसा देती है वो ट्रेड करने का वो आपको वेट करने का पैसा देती है, ना कि ट्रेड करने का पैसा देती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि मार्केट का गेम सिर्फ पेशेंस का है। अगर आप रुके रहे, शांति से आप बने रहे, तो आप पैसा कमाओगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। चाहे आप किसी का इंडिकेटर यूज़ करो, चाहे आप किसी की स्ट्रैटेजी यूज़ करो, या चाहे कुछ भी करो, आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे मार्केट से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना कि आपको इंतज़ार करना है। आपको चलती हुई ट्रेन में नहीं दौड़ना है, आपको इंतज़ार करना है कि ट्रेन रुके। और ट्रेन रुकती है, और वो ट्रेन कब रुक रही है हमने वही सीखना है। जब ट्रेन रुकेगी हम उसमें तब चढ़ेंगे। राइट, तो यहाँ पे एटलीस्ट जब तक ये कैंडल्स 9:45 तक आप एटलीस्ट वेट करो मार्केट को स्टेबल होने तक। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जितने भी लाइव्स हैं, जितने भी वेबिनार हैं, हमने यही चीज़ समझी है हमेशा कि 10 बजे से पहले पहले मार्क स्टॉक्स या सेक्टर्स रिवर्स होते हैं, या 10 बजे रिवर्स होते हैं, या 10:15 10:20 तक भी सेक्टर और स्टॉक्स रिवर्स होते हैं। तो तो हमने एक एवरेज टाइम निकाला है कि एटलीस्ट 10 बजे तक सारे सेक्टर्स, स्टॉक्स रिवर्स होते हैं। और रिवर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने आया है। आप अगर 10,000 रुपये लगा के आपको 2,000 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाते हो ना। तो सेम बड़े प्लेयर्स करते हैं, अगर वो एफएमसीजी में अपना पैसा लगा रहे हो और उनको प्रॉफिट होगा तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेक्टर में लगातार पैसा लग रहा हो। वो तब होता है जब मार्केट में कोई ग्लोबल न्यूज़ होती है, कोई बड़ा सेंटिमेंट होता है, तब हमें वो चीज़ें समझ में आती है, सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। लेकिन जब मार्केट में कोई ग्लोबल न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो ये सेक्टर रोटेशन दिखता रहेगा। तो ये टेबल बेसिकली आपको एक सेक्टर रोटेशन बताता है कि टाइम फ्रेम हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, हर 5 मिनट में आप कौन से सेक्टर में पैसा लग रहा है, अब किस में नहीं लग रहा, अब क्या हो रहा है। अगर कोई ग्रीन बन रहा है और ग्रीन नीचे जाता जाए, तो इसका मतलब ये है कि पहले उसमें बुलिशनेस थी, लेकिन अब वो ना लोगों ने बंद कर दिया उसमें पैसा लगाना। अगर पहले कोई रेड था, ठीक है, अब उसमें पैसा लगाना बंद कर दिया, या उसको ऊपर ले जाना। तो अगर कोई ग्रीन से नीचे 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 आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मतलब उसमें पैसा नीचे की तरफ लग रहा है। और अगर कोई रेड से ऊपर ऊपर जा रहा है तो मतलब उसमें पैसा ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक 9:45 तक आपका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश था, तो आपको इन्हीं सेक्टर पे फोकस करना है: सीमेंट, एनर्जी, केमिकल, रियलिटी और डिफेंस। ठीक है, तो सिंपल सा काम है यहाँ पे। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसमें 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं सिर्फ, और 2 मिनट ही लगते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है जो कि मैंने अभी सीधा ओपन की है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 9:45 हो चुके हैं, 9:45 हो चुके हैं, तो आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से सेक्टर हैं और उनको लिख लेना है। जैसे आपको एक डेट डालनी है अपनी डायरी पे, जैसे 19 तारीख मैंने डेट डाल दी। यहाँ पे 5 सेक्टर हैं, इनको आप लिख लो। जैसे सबसे पहले है डिफेंस, आपने डिफेंस को लिख लिया डायरी पे। उसके बाद है रियलिटी, आपने रियलिटी को लिख लिया। उसके बाद है केमिकल, आपने केमिकल को भी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा एनर्जी, आपने एनर्जी को भी लिख लिया। और लास्ट है हमारा सीमेंट।
आपने सीमेंट को भी लिख लिया। तो आपने 5 सेक्टर चूज़ कर लिए हैं जिनमें आपको ट्रेड करना है, और हम अब इन 5 सेक्टर में से ही कोई एक स्टॉक ढूँढेंगे। अगर यहाँ पे निफ्टी साइडवेज होती तो आप ऊपर वाले भी स्टॉक्स देख सकते थे, सेक्टर्स लिख सकते थे, लेकिन अगर निफ्टी बुलिश होती, यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बन रही होती, तो आप सिर्फ ऊपर के सेक्टर्स पे ध्यान देते। अगर आपको इतनों में इतने 5 सेक्टर्स में कोई स्टॉक्स, 5 सेक्टर मतलब कम से कम 50 या 60 स्टॉक्स होंगे, और 50 या 60 स्टॉक्स में से भी अगर आपको कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरा 208 स्टॉक्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के, आपको सब पे फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है जो कि बियरिश में है, और इन बियरिश को मिला के 60 स्टॉक्स होंगे, लेकिन वो भी नहीं पता कि वो 60 स्टॉक्स लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो चुका है। अब थोड़ी सी कैंडल को और आगे बढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको इस टाइम से लेके अगले 15 मिनट तक बस एक काम करना है, स्टॉक्स को ढूंढना है। ठीक है, आपके पास 15 मिनट बहुत होते हैं स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, और इतना आसान प्रोसेस है कि आप ढूंढ लोगे उसको। 17 से लेकर 21 तक ये जो सेक्टर्स है, बस इनमें स्टॉक ढूंढना है। तो आपको 15 मिनट में 3 कैंडल्स आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 3 कैंडल्स बोल दी, लेकिन इन 3 कैंडल्स में आपको क्या करना है, जो अभी सेकंड प्रोसेस बताऊंगा मैं, उन 15 मिनट में आपको ये सेकंड प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि 15 मिनट में और भी क्या चेंज आया है। डिफेंस आया था, डिफेंस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। एनर्जी था, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या और कोई चेंज आया 15 मिनट के अंदर अंदर? केमिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने पहले भी था। रियलिटी ऊपर चले गया, सीमेंट पहले भी था, और इसमें एक नई चीज़ भी ऐड हुई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, मतलब वो 6 से 16 के बीच में था, लेकिन अब इसमें रेड कैंडल बनी है, एक रेड एक बार बना है, मतलब ये यहाँ से बेयरिशनेस में आया है। तो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल को भी लिख लेंगे एक बार। ठीक है, और ये जो आपको काम करना है ना, ये 15 मिनट में ये काम करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका पहला इंडिकेटर का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपके पहले इंडिकेटर का काम खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है, और आपको यहाँ पे अब दूसरा इंडिकेटर लगाना है जो कि सेक्टर स्कैनर है। आप इस इंडिकेटर को लगाओगे और साइड पे ना आपको एक लेबल आ जाएगा, कुछ इस जगह एक चार्ट आ जाएगा। राइट, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्टर, जितने भी सेक्टर थे, क्या उन सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम है। ये इंडिकेटर जैसे ही अप्लाई हो जाएगा, आपको इसके इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है, और आपको क्या यहाँ पे चूज़ करना है, आपको यहाँ पे जो सेक्टर्स आपने लिखे थे डायरी में वो चूज़ करने हैं 15 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 9:45 से 10 बजे तक आपको यही काम करना है, बस आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले था डिफेंस। आप सबसे पहले अगर मोबाइल पे हो तो मोबाइल चूज़ कर लोगे, डेस्कटॉप हो डेस्कटॉप, क्योंकि अगर मोबाइल करोगे तो ये जो छोटा सा लेबल है ना, ये आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस था, तो आप सेक्टर को सिलेक्ट करोगे और डिफेंस चूज़ करोगे और ओके करोगे। अब हमने ये देखना है कि डिफेंस सेक्टर नीचे था, पर क्या उसका स्टॉक नीचे है? कोई नहीं है। 10 बज चुके हैं हम अब। ठीक है, इस टाइम तक मतलब इस लेवल तक 10 बज गए हैं, लेकिन डिफेंस का कोई भी सेक्टर मेरी रडार में नहीं आया। यहाँ पे वही स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। ये इंडिकेटर क्या करता है, 208 स्टॉक्स को स्कैन करता है और वही स्टॉक्स में अलर्ट देता है जिनमें मेरी स्ट्रैटेजी पास हुई है एक स्टॉक सिलेक्शन की। एक इंडिकेटर के पीछे मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स डाले हुए हैं, स्पीड डाला है, मोमेंटम डाला है, ट्रेंड डाला है, स्ट्रेंथ डाला है ना, वॉल्यूम डाला है, बहुत सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, और सारी की लॉजिक्स ऑलरेडी पिछली यूट्यूब वीडियोस पे एक्सप्लेन्ड है। वो अगर अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी, राइट। लेकिन आपको सिंपल किसी लॉजिक से मतलब नहीं है, आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि कोई स्टॉक आया कि नहीं आया। तो डिफेंस सेक्टर था जो सबसे नीचे था, लेकिन कोई स्टॉक नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफेंस सेक्टर का कोई एक स्टॉक जो कि हैवी वेट स्टॉक है, हैवी वेट स्टॉक का मतलब ये होता है, अगर आप उसको ईजी लैंग्वेज में समझो कि एक सूरज है, राइट, और सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सूरज के आसपास घूमते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, एक हैवी वेट स्टॉक होता है, उसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर नीचे जाता है। तो वो हैवी वेट स्टॉक क्या है, वो एक सूरज है, राइट। तो अगर वो सूरज नीचे नीचे जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए है ना, नीचे नीचे जा रहा है, तो सारे पूरा सेक्टर की पूरी स्ट्रेंथ नीचे जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टॉक्स भी उसके पीछे पीछे भागेंगे। ठीक है, तो एक स्टॉक की वजह से पूरा सेक्टर नीचे जाता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी कंडीशंस डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में पास नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफेंस का काम खत्म हो गया। अगला सेक्टर हमने चूज़ किया था रियलिटी, जो हमने डायरी पे लिखा था अपने। अब आप रियलिटी पे जाओगे और देखोगे कि क्या रियलिटी का कोई सेक्टर है, रियलिटी का कोई स्टॉक है जो मोमेंटम में है। ठीक है, तो रियलिटी हमें एक स्टॉक मिला हमें, जो कि है गोदरेज प्रॉप। तो आपको क्या करना है, गोदरेज प्रॉप को लिख लेना है। और मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ से 9:45 से यहाँ तक आपको ये काम करना है, फटाफट सर्च मारना है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप बार बार इसको ऐसे सर्च मारते रहोगे। पहले डिफेंस कर लिया, फिर केमिकल कर लिया, तो आपको देखना है कि स्टॉक रडार पे तो नहीं आ रहा है। अब गोदरेज प्रॉप आपको 9:30 पे ही अलर्ट आ चुका है। आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ इसको लिखना है। तो हमने क्या किया, गोदरेज प्रॉप को लिख लिया डायरी पे।
ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, फटाफट इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाओगे, प्लस का बटन दबाओगे और यहाँ पे आप गोदरेज प्रॉप को लिख के अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको फटाफट लिख लिया। ठीक है, अब मेरा डिफेंस भी हो गया, रियलिटी भी हो गया। तीसरा था केमिकल। इस चीज़ को 2 मिनट लगते हैं करने में, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, आप समझो। ठीक है, इतना आसान प्रोसेस है ये, सबसे आसान प्रोसेस। केमिकल सेक्टर में कोई स्टॉक नहीं है। अब आप देखो, आपने 3 सेक्टर चूज़ किए, डिफेंस, रियलिटी और केमिकल, लेकिन हमें सिर्फ 3 सेक्टर में से सिर्फ एक स्टॉक मिला है, सिर्फ एक, जो कि है गोदरेज प्रॉप। अब आप जाओगे, अगला सेक्टर हमने जो चूज़ किया था वो था एनर्जी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनर्जी के 2 कॉलम डाले, एनर्जी 1 और एनर्जी 2। इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक ये है कि जब हम कोई इंडिकेटर डेवलप करते हैं, लॉजिक बनाते, तो ट्रेडिंग व्यू की ये लिमिट है कि आप एक टाइम पे 15 या 20 स्टॉक्स को ही स्कैन कर सकते हो। तो एनर्जी को मिला के कम से कम 30 स्टॉक्स हैं, तो अगर मैं एक ही कॉलम में 30 स्टॉक्स को डाल दूंगा, तो हमारी जो ये इंडिकेटर है वो स्लो हो सकता है। तो कभी भी आपको एनर्जी सेक्टर डाउन दिखे तो आपको एनर्जी 1 और एनर्जी 2 पे फोकस करना है। कभी आपको फाइनेंशियल सेक्टर डाउन दिखे तो आपको फाइनेंशियल 1 और फाइनेंशियल 2 पे फोकस करना है। सिर्फ फाइनेंशियल्स में और एनर्जी में मैंने 2 कॉलम्स रखे हैं, बाकी सबके एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे एनर्जी चूज़ है, तो पहले हम एनर्जी 1 चूज़ करेंगे और ओके करेंगे, देखेंगे कि एनर्जी 1 का कोई स्टॉक है जो मोमेंटम में है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कितने स्टॉक्स हैं। अब आप नोटिस करो, डिफेंस में कोई नहीं था, रियलिटी में एक था, केमिकल में कोई नहीं था, लेकिन एनर्जी में आपको 1 2 3 4 5 6 दिख गए हैं। तो आप समझो इस चीज़ को, किसी सेक्टर के इतने ज़्यादा स्टॉक्स आपको दिख जाए ना, तो समझो कि वो सेक्टर में सच में मोमेंटम है। अब आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया कोल इंडिया। ठीक है, या आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे फटाफट। ठीक है, और ये काम आपको 9-15 मिनट में करना है। आप ये काम ना दो, ये देखो अब लेवल जो है 940 पे आ चुका है, और मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 945 तक ये कैंडल है। तो मतलब ये जो लेवल्स है ना, आपको ऑलरेडी यहाँ तक मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोल इंडिया आ गया। ठीक है, हमने कोल इंडिया लिख लिया। उसके बाद था IEX, हमने IEX लिख लिया। उसके बाद था अदानी पावर, अदानी पावर भी लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये स्ट्रेंथ पता चल रही है कि एनर्जी सेक्टर में सच में दम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अदानी ग्रीन लिख लिया। उसके बाद क्या है, अदानी सॉल, ये भी लिख लिया। अब यहाँ पे ये स्टॉक्स आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनमें ट्रेड करना है। हमें इनमें भी एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है कि जो परफेक्ट है हमारी स्ट्रैटेजी और रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे एनर्जी 1 सेट लग के, अब आपको एनर्जी 2 में भी देखना है कि क्या एनर्जी 2 में कोई स्टॉक था। तो ये स्टॉक्स मैंने लिख लिए हैं। अब एनर्जी 2 में कोई स्टॉक्स हैं, उसमें आपको 3 स्टॉक्स मिल गए। एक मिल गया ABB, एक मिल गया CG पावर, और एक मिल गया पावर इंडिया। ठीक है, अब आप देखो कि एनर्जी सेक्टर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक्स मिले, राइट। और लास्ट हमारा जो सेक्टर था, 2 सेक्टर हमारे और रहते हैं। एक रहता है सीमेंट, जो कि नीचे था। हम देखेंगे कि क्या सीमेंट में हम ट्रेड कर सकते थे, कोई स्टॉक है सीमेंट में, कोई स्टॉक नहीं है सीमेंट का। और लास्ट था कंज्यूमर ड्यूरेबल। सेटिंग्स में जाऊंगा और देखूंगा क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई स्टॉक है। ठीक है, 1 मिनट। 2 स्टॉक्स मिले हैं, एक मिला है वोल्टास। ठीक है, और एक मिला है हमें क्रॉम्पटॉन। ठीक है, और सब में लेवल देखो 935 पे आ चुका है। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने स्टॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्टॉक्स हैं। आपका काम खत्म हो चुका है। आपने क्या किया, पहले निफ्टी की डायरेक्शन देखी क्या है। आपने 15 मिनट में क्या किया, जो भी सेक्टर नीचे थे उनको लिखा। उन सेक्टर के सेटिंग्स में जाके वो स्टॉक्स जो यहाँ पे मोमेंटम शो कर रहे थे वो लिखे, और आपका दूसरे इंडिकेटर का भी काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास 12 स्टॉक्स हैं, उन 12 स्टॉक्स में एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको स्टॉक मिल रहा था आप उसको फटाफट वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। ठीक है, लिख भी सकते हो लिखने में, लेकिन क्या है कि आपको बार बार यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उस स्टॉक को, लेकिन अगर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे तो ज़्यादा ईजी है। तो जैसे एग्जांपल, सबसे पहले हमें गोदरेज प्रॉप में आया था लेबल। तो क्या करोगे आप उसको, मेरे पास तो पूरी एक वॉच लिस्ट है ऑलरेडी बनी हुई है। ये इसलिए क्योंकि मैं पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, मैं पूरी 208 को ऐड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का पेड है, लेकिन आपके पास पेड नहीं है और आपको ज़रूरत भी नहीं है पेड की, क्योंकि सारा ऑटोमेटिक स्कैन हो रही हैं चीज़ें। तो आपको क्या करना है, प्लस के बटन पे जाके आपको अपनी वॉच लिस्ट को खाली रखना है और बस उन्हीं स्टॉक्स को ऐड करना है जो लिस्ट में आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है गोदरेज प्रॉप। तो आप क्या करोगे, गोदरेज प्रॉप को वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे अपने। दूसरा हमें आया था कोल इंडिया। तो आप क्या करोगे, कोल इंडिया को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे। अब हम सारे स्टॉक्स को ऐड करेंगे, IEX। ठीक है, और ये काम जो हो रहा है ना 15 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट बहुत होते हैं।
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट भी बहुत कम है तो नहीं, फिर आप गलत हो। ठीक है, 15 मिनट बहुत होता है इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, और वो तब आएंगे जब आपका हाथ तेज चलेगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ये सारी चीज़ों को सीख जाओगे, एक ही दिन में, आप 2 दिन में आपको रिजल्ट इसके मिलने लग जाएंगे, नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसको समझने में, अगर मैंने इस प्रोसेस को डेवलप करने में बहुत टाइम लगाया, तो आपको इस प्रोसेस को समझने में भी टाइम लगेगा। ये 1 दिन 2 दिन या 7 दिन का खेल नहीं है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, IEX को हमने ऐड कर लिया, अब हम अदानी को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारा था अदानी पावर, अदानी पावर भी ऐड हो गया। उसके बाद था हमारा अदानी ग्रीन, उसको भी ऐड करेंगे। उसके बाद था हमारा अदानी सॉल, उसको भी ऐड करेंगे। उसके बाद था NHPC। ठीक है, NHPC, एन का MN, NHPC को ऐड किया। उसके बाद था ABB, उसके बाद था CG पावर। देखो, मेहनत ऐसा नहीं है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको इंस्टेंटली एक स्टॉक मिल रहा है और उसी में ट्रेड करना, नहीं। मेरा सिंपल फोकस ये है कि मुझे आप लोगों को डिपेंडेंट बनाना है, मेरे को आपको प्रोसेस समझाना है कि प्रोसेस क्या है, स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा स्टॉक अच्छा होता है और कौन सा स्टॉक बुरा होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया पावर इंडिया, मैंने पावर इंडिया को भी ऐड कर लिया। उसके बाद है वोल्टास, मैं वोल्टास को भी ऐड करूँगा। और उसके बाद है क्रॉम्पटन। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स को आपको 15 मिनट के अंदर अंदर ऐड करना है। और अगर आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप लैपटॉप बंद करोगे और अपने बाकी काम करोगे, आपको ज़बरदस्ती मार्केट को चेस नहीं करना है। अब आप देखो, ये स्टॉक्स हमने ऐड किए थे, ABB, अदानी सॉल, ठीक है, अदानी ग्रीन, CG पावर, कोल इंडिया, क्रॉम्पटन, गोदरेज, IEX, NHPC, पावर इंडिया और वोल्टास। ठीक है, इन स्टॉक्स को मैंने ऐड किया और मुझे बस ये देखना है कि क्या इन स्टॉक्स से मैं ट्रेड ले सकता था कि नहीं ले सकता था। ठीक है, अब आपका 10 बज चुके हैं और हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी ट्रेड्स प्लान करते हैं, अगर आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, आप अभी चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप अपने जितने भी ट्रेड्स प्लान करोगे वो 10 बजे के बाद करोगे। क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रूफ करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 10 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है उसमें मोमेंटम होता है, नहीं। उसको मोमेंटम नहीं करते हैं, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। राइट, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो मैनिपुलेशन है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको मार्केट में 2 3 साल हो गए हैं, आपने अपनी रातें काली की हुई हैं, इतनी मेहनत की हुई है, तो आप वो स्टार्टिंग का मोमेंटम भी पकड़ सकते हो। लेकिन अगर यार अभी आप जस्ट सीख रहे हो ना, और सीखने में आप पैसा नहीं गंवाना चाहते, तो आपको 10 बजे तक शांति से पेशेंस दिखाना है। राइट, अब हम देखेंगे कि क्या इनमें हमें ट्रेड करना था कि नहीं। तो अब सिंपल सा है, आपके 2 इंडिकेटर्स का काम हो गया था। सबसे पहले सेक्टर स्ट्रेंथ ने आपको ये बता दिया था कि कौन से सेक्टर चूज़ करने हैं, फिर स्टॉक स्कैनर ने आपको कुछ स्टॉक्स ढूंढ के दिए। अब आपका तीसरा इंडिकेटर है जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राइट, अब इस इंडिकेटर को छोटा सा, थोड़ा सा 2 मिनट एक्सप्लेन करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इतनी सारी लाइंस क्या आ गई। आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स में जाके आपको सबसे पहले ये जो पिवट पॉइंट्स है ना, इनको हट और इनको अनहाइड कर देना है। ये जो पी ये ऑरेंज सी लाइन है ना, ये हट जाएंगी। ठीक है, एनेबल पिवट पॉइंट, तो इनको हटा दो। ठीक है, अब आप समझो कि ये इंडिकेटर क्या है बेसिकली। इसका दो ही चीज़ें हैं, ये जो आपको ब्लू जोन दिख रहा है, आपको इस जोन के अंदर ही ट्रेड करना है। अगर लाइंस बहुत सारी हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना है, सिंपल। इसका लॉजिक ये है कि ये जो लाइंस डेवलप होती हैं ना, ये बड़े टाइम फ्रेम की, जैसे अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 15 मिनट्स, ये बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को छोटे टाइम फ्रेम पे प्लॉट करता है, ताकि हमें ये पता चले कि जब प्राइस मूव कर रहा है तो कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल तो नहीं है जो इन प्राइस को रोक दे। क्योंकि आपके जितने भी आज तक लॉसेस हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं। और मैं इसको चैलेंज और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, आप रेजिस्टेंस लेवल मार्क नहीं करते हो बड़े टाइम फ्रेम्स के, तो जैसे ही आप एंट्री प्लान करते हो आपका प्राइस रिवर्स करता है। और इसीलिए आप आज यहाँ पे इस क्लास में आए हो, क्योंकि ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है। एंट्री करते हो, प्राइस रिवर्स करता है, एंट्री करते हो, प्राइस रिवर्स करता है। क्यों? क्योंकि हमें मोमेंटम तो दिखता है स्टॉक में, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि क्या बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है जो प्राइस को रोक सकें। तो ये इंडिकेटर बेसिकली ये करता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल को छोटे टाइम फ्रेम पर प्लॉट कर देता है, ताकि आपको एक जोन दिखे। जोन वो है जब आपको लाइंस के बीच में जो जगह दिखेगी ना, तो ये जोन बनाएगा। और ये जोन तब बनाएगा जब स्पेस 1% होगी। इन लाइंस के बीच में अगर 1% की स्पेस होगी तो ही ये जोन बनेगा, वरना वो जोन नहीं बनेगा। तो आपको ट्रेड करना है तो इस जोन के बीच में करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर इंडिया में मेरा जो प्राइस है वो जोन के अंदर है, तो मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या अदानी सोल में मैं ट्रेड कर सकता हूँ? ठीक है, अब आपको देखना है, अदानी सोल भी जोन के अंदर है तो आप ट्रेड कर सकते हो। क्या आप CG पावर में ट्रेड कर सकते हो? CG पावर जोन के अंदर आ रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो। क्या वोल्टास में आप ट्रेड कर सकते हो?
वोल्टास जोन से बाहर जा रहा है इस एरिया में, तो जब ये जोन के बाहर जा रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको जोन के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, अगर कोल इंडिया की बात करो तो क्या कोल इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हो? ठीक है, लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्राइस है जोन के अंदर है। क्या आप एबीबी में ट्रेड कर सकते हो? आपको बस अब वेरीफाई करना है कि प्राइस जोन के पास है या जोन से दूर है। अगर जोन के आसपास है तो उसमें ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो लाइंस के आसपास दिखे तो आपको ट्रेड नहीं करना, आपको इंतज़ार करना है कि वो जोन के अंदर आए। जोन वही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच के जो लाइंस हैं वो एक जोन बनाता है। इस लेवल पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्राइस जब आप एंटर लो तो रिवर्स ना करे। ठीक है, ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है कि अगर इस जोन के अंदर है तो वो रिवर्स नहीं करेगा, करेगा 100% करेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि जब आप जोन के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो चांसेस आर हायर कि आपका ट्रेड एक ही जोन में, एक ही डायरेक्शन में जाए। अब अदानी ग्रीन को अगर हम बात करें कि हम अगर अदानी ग्रीन में ट्रेड कर सकते थे कि नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है हम 10 बजे के बाद हम क्लियर करेंगे, राइट, बीच में नहीं। राइट, 10 बजे के बाद जितने भी डाउट्स हैं हम उसको क्लियर करेंगे, वरना फ्लो ख़राब होता है ट्रेड करने का। राइट, अब यहाँ पे जो अदानी ग्रीन है वहाँ पे भी हमें एक जोन दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो हम डेफिनेटली इसमें भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो काम करना है ना 15 मिनट के अंदर अंदर करना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिनमें जोन है और हमें एक मोमेंटम दिख रहा है, मतलब लगातार कैंडल्स नीचे नीचे तरफ आ रही हैं। क्या IEX में ट्रेड कर सकते थे? ठीक है, यहाँ पे जोन है और अभी यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है तो ट्रेड नहीं करना है। क्या अदानी पावर में हम ट्रेड कर सकते थे? ठीक है, तो यहाँ पे है जोन। तो अगर ये प्राइस अभी यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करना है, जब ये जोन के अंदर आएगा तो कहीं हम ट्रेड प्लान करेंगे। और अभी हम एंट्री एग्जिट पे नहीं पहुँचे हैं, अभी हम सिर्फ स्टॉक्स को छांट रहे हैं और ये 15 मिनट में काम ईजिली हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 स्टॉक्स ही देखने हैं। और ये लैपटॉप के नीचे वाला बटन होता है ना, एरो स्क्रॉल डाउन, बस उसको ही तो बार बार दबाना है आपको। ठीक है, और ये चीज़ें हो जाती हैं। क्या इसमें मुझे NHPC में ट्रेड करना है तो मुझे इस लेवल पे करना है, मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर मैं क्रॉम्पटॉम की बात करूँ तो क्या क्रॉम्पटॉम में मैं ट्रेड कर सकता हूँ? मेरा जोन कहाँ है? यहाँ पे है, मुझे जोन में ट्रेड करना है, मुझे इन जगह ट्रेड नहीं करना है। और अगर गोदरेज प्रॉप की बात करें तो क्या मैं गोदरेज प्रॉप में ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, यहाँ अभी नहीं कर सकता, जब इस जोन में आएगा तो ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम सीखते हैं हमारा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया कि हमें एंट्री कब करनी है। अगर प्राइस जोन के अंदर आएगा पहला तो वहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, आपको फालतू कोई इंडिकेटर नहीं लगाने। अगर आपको ये लाइंस भी बहुत परेशान कर रही हैं तो आप सेटिंग्स में जाओगे। ठीक है, और आप सपोर्ट है रेजिस्टेंस लाइन को हटा दोगे तो आपको क्लियर एक टेबल दिखेगा कि कहाँ पे है। जब प्राइस इन जोन के बीच में आएगा तो ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। अगर ये ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहा है तो ट्रेड नहीं करना, सिंपल आप समझो। और मैं अभी आपको प्रूफ करूँगा कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये। राइट, अब हम क्या करते हैं, कैंडल्स को ना थोड़ा सा इनको उससे हटा देते हैं। ठीक है, और हम ये चेक करते हैं कि जो हमने स्टॉक्स में ट्रेड प्लान करना था हम कैसे करते। देखो, यहाँ तक हम ट्रेड प्लान नहीं करते, 10 बज चुके हैं हमारे पास, है ना। 10 बजे तक आपने सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, तो 10 बजे तक तो आप कोल इंडिया में ट्रेड प्लान नहीं करते। एंट्री और एग्जिट, अब आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे फोकस करना है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। तो आप उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर यूज़ करते हैं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आपको इंडिकेटर को लगा लेना है। ये जो सेटअप है ये सिर्फ उनके लिए है जो पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अपना लॉस नहीं करना चाहते, सिर्फ सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं और बिल्कुल सीख सीख के और धीरे धीरे कदम रखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा है जो एकदम बिल्कुल मस्त करोड़पति बनना चाहता है एक दिन में, तो ये सेटअप उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो पेशेंसली चीज़ों को सीखना चाहते हैं, मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं और धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैंने पिवट्स लगा दिया, अब आप देखो कि नीचे तो कोई पिवट नहीं है। तो जब इन केस जब ऐसा कोई पॉइंट आए जब आपको पिवट पॉइंट्स नीचे ना दिखें, जैसे यहाँ पे S1 S2 S3 S4 है ना, ये अगर आपको पिवट पॉइंट्स ना दिखें तो आपको क्या करना है, इसको फिर आप पिवट पॉइंट्स को हटा दो। और हमारे इंडिकेटर में ही हमने क्या किया हुआ है, सेटिंग दे रखी है पिवट पॉइंट्स की। आपको हमारे लेवल हमारे इंडिकेटर के अंदर इनेबल पिवट पॉइंट्स कर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इनबिल्ट इंडिकेटर है वो S5 तक दिखाता है, लेकिन हमारा इंडिकेटर S10 तक आपको दिखाएगा सारे पॉइंट्स को। तो एंट्री क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक ट्रेड नहीं करना था, राइट। तो अगर अब हम ट्रेड करेंगे तो हम कब ट्रेड करेंगे, जब ये प्राइस इस जोन को, यहाँ क्योंकि जोन के अंदर है, जब ये प्राइस दोबारा ये जितनी भी कैंडल्स आई हैं ना, इन कैंडल्स को जब भी ब्रेक करेगा हम तब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या हम प्लान कर सकते हैं जब ये S8 ब्रेक हो। ठीक है, तो अगर इनकेस हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे करते हैं, पहले हम वेट करेंगे कि पहले कोई कैंडल, एक रेड कैंडल है जो ब्रेक करे। देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी दोबारा जो नीचे आई, क्लोज होनी चाहिए नीचे, किसी पिवट पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए 10 बजे के बाद। यहाँ पे 10 बजे के बाद ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद क्या हुआ, आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज हुई, ये एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो आपको जो अपना ऑर्डर लगाना है ना, वो इस लेवल पे आपको अपना एक ऑर्डर, जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही होगी ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर लगा देना है अपना। आप अपना ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे नहीं लगाओगे, आप अपना ऑर्डर एक लिमिट ऑर्डर पे लगाओगे। तो यहाँ पे आपने एक लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर लगा दिया। सिंपल मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही है, आपने यहाँ पे ऑर्डर फिक्स कर दिया जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि क्या कहते हैं, ना आपका ऑर्डर लगा और ना आपका स्टॉप लॉस सेट हुआ। लेकिन जब ये वाली कैंडल बनेगी और जब ये कैंडल बनेगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो जो S7 है वो आपका स्टॉप लॉस है, और S8 है वो आपका टारगेट है। तो आप देखो जैसे ही यहाँ पे टच हुआ, प्राइस नीचे आया, तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। ठीक है। तो इस तरह आप पावर इंडिया में आज ट्रेड प्लान कर सकते थे कि हम अदानी सॉल में ट्रेड प्लान कर सकते थे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्राइस हमारे जोन में था, बिल्कुल था। 10 बजे तक हमें ट्रेड नहीं करना था। ठीक है। मैं क्यों कहता हूँ, देखो प्राइस नीचे आया था, रिवर्स हुआ। अब अगर आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है तो आप कैसे करोगे? पहले एक रेड कैंडल ने नीचे क्लोज किया, हाँ किया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी ना ऊपर को, तो आपको पेशेंसली रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तो आपको ये जो विक है, आप विक पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो और यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था जिसको हम कहते हैं कैंडल स्ट्रेंथ। कैंडल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है कि आपको ऐसी कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है, ऐसी कैंडल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जिनका लोअर विक बड़ा है। लोअर विक बड़ा मतलब ये एरिया। ठीक है। अब देखो प्राइस नीचे आया था लेकिन इस कैंडल का लोअर विक बड़ा है। तो मतलब अगर किसी कैंडल का लोअर विक बड़ा है ना, तो वहां से इस लेवल से, एक मिनट, इस लेवल से बायर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं दोबारा से। क्योंकि अगर आपको लोअर विक बड़ी दिखे तो मतलब बायर्स बैठे हैं, और अगर आपको अपर विक बड़ी दिखे तो मतलब सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को नीचे लेके जाना था। तो इस लेवल पे क्या है, बायर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे लेवल अगर आपको ऐसी कैंडल ऑलरेडी दिख रही है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है फिर। क्योंकि आपको पता है प्राइस पहले भी इस एरिया से रिवर्स हुआ था, तो दोबारा इस एरिया से रिवर्स हो सकता है। तो आप क्या करोगे, पेशेंसली वेट करोगे कि ये जो एरिया है ना इसको ब्रेक करे। ठीक है। तो अब अगर अब आपका ट्रेड प्लान होता ना, तो आपको यहाँ तक तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यहीं से प्राइस पहले रिवर्स हुआ था इस पॉइंट से। ठीक है। अब देखो प्राइस दोबारा नीचे आया। ठीक है। फिर उसी पॉइंट से, सेम इसी पॉइंट से इसने क्या किया, रिजेक्शन लिया। ठीक है। फिर ऊपर गया, और फिर अगर यहाँ पे भी आप, अगर इस लेवल पे भी आप एंट्री प्लान करते, प्राइस ऊपर आता, थोड़ा सा नीचे आता, फिर ऊपर जाता और यहाँ आ जा, तो यहाँ तक मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, हमें देखने में तो लगता है नहीं यार प्राइस नीचे गया था, मैं होल्ड करके रखूँगा। ऐसा नहीं होता है। अपने आप से अगर हम सच बोले ना, तो जब ये प्राइस यहाँ पे आता ना, आप लोग निकल जाते हैं मार्केट से, क्योंकि आपको ये लगता है कि प्राइस और ऊपर आएगा। ठीक है। तो हम अपने आप से बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें अपना पता है। ठीक है। तो हम, मैं अगर होता ना, मैं अगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली होती, ठीक है, इस जगह, और अगर प्राइस ऐसे यहाँ पे ऊपर आता ना, मैं यहाँ निकल जाता। और ये मेरी सच्चाई है। हमें देख के ऐसा लगता है नहीं यार, ये प्राइस ने तो, हम मतलब अपने आप से ही झूठ बोलते हैं एक्चुअली, कि यार ये तो प्राइस ऊपर गया ही नहीं, तो मैं तो होल्ड करता, मैं तो यहाँ तक वेट करता। ठीक है। ऐसा नहीं है। हमें सबको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। ये कैंडल से एक दो तीन कैंडल्स ऊपर को दोबारा जाती ना, आपने यहाँ पे एंट्री प्लान की, ठीक है, इस लेवल पे, ये कैंडल्स यहाँ नीचे टच करके, अभी आपको यहाँ से यहाँ 2-3 हज़ार रुपये या 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो भी अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते इन केस, तो ये जब कैंडल्स बनती है आप निकल जाते हैं। तो हम अपने आप से सच बोलेंगे कि हम हैं ऐसे, कि हम निकल जाते हैं, और मैं तो हूँ, मैं निकल जाता हूँ। ठीक है। तो हमें सेफली एंट्री को प्लान करना है। जब ये यहाँ से जब एक बार रिवर्स हुआ, ठीक है, तो आपको वेट करना है कि प्राइस जब इसको क्रॉस करेगा ना, तब कहीं मैं एंट्री प्लान करूँगा। उसके बाद आप देखो दोबारा प्राइस वहाँ पे आया, लेकिन हमें यहाँ पे दोबारा एक बार रिजेक्शन मिला है। तो इसको, इस लाइन को थोड़ा और नीचे कर दो यार। ठीक है। क्योंकि फिर इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिला है और फिर प्राइस यहाँ से वापस गया है। रिजेक्शन मतलब होता है जब लोअर विक बड़ी बने, और देखो यहाँ पे लोअर विक बड़ी और प्राइस का उसके बाद मोमेंटम देखो दोबारा ऊपर गया है। अब अगर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है तो कैसे करते हैं? प्राइस नीचे गया, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, ये भी तो हमारा एक, जैसे अगर हम ये लाइंस खींच रहे हैं तो ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल हुआ ना। क्योंकि कोई भी ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस 2 बार टच हो, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। और उस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कैंडल का नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये S1 S2 काम करते हैं, ये एक हमारे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 2 बार टच हुआ है तो ये एक सपोर्ट लेवल बना है। तो प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज नीचे नहीं हुआ तो हम इसको नहीं मानेंगे। उसके बाद फिर क्या बनी है, ग्रीन कैंडल बन गई, और इसका क्या है, फिर से अपर विक बढ़ा है। मतलब इस लेवल पे बैठे हैं बायर्स जो कि प्राइस को खींच के ऊपर लेके जाना चाहते हैं।
दिखने में हमें ये ट्रेड लगता है अरे कितना प्यार से नीचे नीचे जा रहा है, हम यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ पे होल्ड करते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें अपना पैसा बचाना है। तो इस लेवल पे देखो फिर रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जब अपर विक बढ़ा है तो लाइंस को बढ़ाते रहोगे। ट्रेड प्लान करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा सेफ एंट्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लोज मिला लेकिन यहाँ पे तो टाइम ही खत्म हो गया, तो मतलब ये दिखने में ही ऐसा दिखता है कि अरे क्या मूवमेंट आया है स्टॉक में ना, लेकिन ट्रेड नहीं है इसमें। इसमें अगर आप ट्रेड प्लान करते भी, इनकेस अगर आप इस लेवल पे ट्रेड प्लान करते, अगर अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर आप क्या कहते हैं उसका जिगरा रखते हैं थोड़ा लॉसेस का है ना, तो आप इस लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। जैसे अगर आप इसको इग्नोर करते हैं इन विक्स को, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ रेड कैंडल बनी, हमारा S2 का लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे S2 से क्या कहते हैं अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता था इस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनती ना, तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो करने के बाद प्राइस ऊपर भी आता। तो अगर आप S2 पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हो तो स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन इस कैंडल का अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन जब आपकी यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ना, तो यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे जाता ना, तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ 2,000 का आपको लॉस दिख रहा होता और आप निकल जाते। ठीक है, तो हमें रिस्की ट्रेड नहीं लेने हैं, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट और अच्छे ट्रेड्स लेने हैं, और मिलते हैं ट्रेड्स, मिलते हैं 100% मिलते हैं, और मुझे भी मिला और मैं बताऊंगा कैसे मिला। ठीक है, तो स्टॉक में मोमेंटम है, लेकिन वीक स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें अपने पैसों को बचा के रखना है। अगर बात करें सीजी पावर की, तो क्या सीजी पावर में हम ट्रेड कर सकते थे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर सकते थे। प्राइस नीचे आ रहा है, 10 बजे तक तो हम ट्रेड नहीं करते, कुछ इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं होता। अब प्राइस दोबारा नीचे आया और लगातार रेड कैंडल्स बन रही है, जब रेड कैंडल्स बन रही है तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है, बट यहाँ पे भी सेम पैटर्न, अपर विक बढ़ी, लोअर विक बढ़ी। ठीक है, लोअर विक बढ़ी मतलब रिजेक्शन है, यहाँ से बायर बैठे हुए हैं इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को क्या चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे बैठे तो प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा इस लेवल से प्राइस रिवर्स करे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँ, ठीक है, इस लेवल पे, तो प्राइस ऊपर आया और दोबारा यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है दोबारा इस जगह से। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर सपोज आप दोबारा यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं ना, यहाँ पे आप समझते हैं, अगर यहाँ पे अब हमें एंट्री प्लान करनी होती है तो लगातार क्या बन रही है, ठीक है, रेड कैंडल्स बन रही है। कंफ्यूज नहीं होना इन लाइंस को देख के, है ना, बहुत सारी लाइंस आपको लग रही होंगी, बहुत कन्फ्यूजन है, जो स्पेशली नए हैं। आप अगर 7 दिन में, मतलब हमारी ट्रेनिंग तो रोज़ ही रहती है बेसिकली, है ना, तो आप कंटिन्यूसली 10 दिन भी ज्वाइन करोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एक दिन का खेल नहीं है ये मार्केट का। ठीक है, कोई प्रोसेस आप समझते हो तो एक दिन का खेल नहीं है, उसको आराम आराम से समझना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिजेक्शन और यहाँ पे भी रिजेक्शन। ठीक है, इनकेस अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वो बनते कि हाँ ठीक है यार, यहाँ पे ये लेवल्स ब्रेक हुए, मैं यहाँ पे एंट्री करता, तो आके आपका स्टॉप लॉस हिट होता ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड प्लान करना होता तो कैसे करते हैं, ये हमने एक पॉइंट मार्क किया था कि इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएंगे, नीचे एंट्री प्लान करेंगे। ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला, फिर से एक आपको यहाँ पे ऐसी कैंडल मिली जिसका अपर विक बढ़ा है। तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं जिनके अपर विक बढ़े। अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर भी लेते ना, तो ये प्राइस यहाँ पे आता, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए इस लेवल पे आपने एंट्री प्लान की होती है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे अगर ऑर्डर प्लेस करते तो झटके से नीचे आता और ऊपर चले जाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देते फिर तो बहुत अच्छा है अगर आपने करते हैं, लेकिन ये झटके से ऊपर जाता। लेकिन अगर ये वापस ऐसे ऊपर गया ना तो निकल जाओ, क्योंकि सिंपल सा मतलब है, 3 बार आपको ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं, प्राइस चाहता है ऊपर जाना, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाना चाहता है, और उसके बाद देखो क्या हुआ। ठीक है, लोअर विक बढ़ी, प्राइस ऊपर, यहाँ पे प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ इस पिवट पॉइंट से, क्योंकि अपर विक बढ़ी। जब ऊपर वाली विक बड़ी होती है तो प्राइस नीचे आता है, और सेम वही चीज़ हुई देखो। ठीक है, लेकिन हम ये रिवर्सल्स नहीं खेलते, हम मोमेंटम पकड़ते हैं। तो ट्रेड था, जगह थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड है तो हमें ट्रेड, जगह है, जोन है तो ट्रेड करना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्या वोल्टास में एंट्री प्लान कर सकते थे हम। देखो यहाँ पे अब एक चीज़ समझना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारी लाइन्स हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइन्स पे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, पानी, पानी ला तो खा लिया, प्यास लगी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर लाइन से ना, तो इनमें ट्रेड नहीं करना है।
ठीक है। अब आप समझो कि क्यों प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, इतनी तेज़ी से फ्लो हुआ, लेकिन इसी लेवल से क्यों रिवर्स हुआ। पिवट्स है, लेकिन इस लेवल पे क्यों कंसोलिडेशन हुआ इस जगह, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स हुआ। प्राइस अगर ऊपर गया तो इसी लेवल से दोबारा इसने रिजेक्शन क्यों लिया, क्योंकि डेली लेवल का सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो आप ये समझो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से, जोन्स को थोड़ा सा अनहाइड कर देता हूँ ताकि मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर के बारे में समझा सकूँ, ठीक है। तो जब भी आप पिवट्स को भी हटा देते हैं ताकि आप समझो इसको, ठीक है। तो बेसिकली आपको ना इस चार्ट में 3 लाइंस दिखेंगी, ठीक है। एक लाइन आपको दिखेगी जो कि है ब्लैक, एक दिखेंगी रेड और एक दिखेंगी ग्रीन। जो ग्रीन है वो आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं, जो रेड है वो आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, और ये जो ब्लैक लाइंस है ना, आज की कैंडल जब किसी लाइन को टच करेगी ना, तो वो क्या बनेगा, वो आपका लाइन ब्लैक हो जाएगी। तो इससे हमें सिंपल पता चलता है कि अगर ये अभी रेड है तो मतलब ये अभी एक्टिव सपोर्ट लेवल है, मतलब प्राइस ने अभी इस लेवल को टच नहीं किया है, और जिन लेवल्स को इसने टच किया वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनके बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक जोन मिलेगा। एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो 10 बजे के बाद हमें ट्रेड प्लान करना था इसमें, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है, तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ये एक रिस्की ट्रेड है। हमें ट्रेड कहाँ करना है, हमें ट्रेड करना है हमारे जोन में, ठीक है। तो हमारा जोन कहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को हटा सकते हो, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ जोन से मतलब है, ठीक है। और आपको पिवट पॉइंट से मतलब है, ताकि आपका चार्ट थोड़ा क्लीन लगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें इतना पता चल गया कि वोल्टास में हम एंट्री कर ही नहीं सकते थे। अब बात करते हैं कोल इंडिया की, जिसमें आज मैंने ट्रेड प्लान किया, ठीक है। इसमें आज मेरा ट्रेड था और इसमें आज मैंने प्रॉफिट हिट किया है। सेम प्रोसेस था जो मैंने किया, मैं 10 बजे तक ट्रेड मैंने नहीं किया, कुछ इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक मैंने अपना ट्रेड प्लान नहीं किया था, यहाँ तक, ठीक है, 9:50 तक। इसके बाद जब मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया ना, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है इस लेवल पे 10 बजे के आसपास, या 10:15 के आसपास, 10 यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। और सिंपल सा लॉजिक क्या था, प्राइस नीचे आ रहा था, मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ग्रीन कैंडल का वेट किया, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली, तो मेरा ऑर्डर, ये जो पिवट पॉइंट है ना, आज का पिवट पॉइंट और पिछले दिन का पिवट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पिवट पॉइंट है, मैंने अपना यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रखा हुआ था। तो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, मुझे ये कि ग्रीन कैंडल्स बन रही है, प्राइस ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, जाते रहे, मेरा ना स्टॉप लॉस हिट होगा ना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से टच करता है, तो इस कैंडल ने, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था, इसने टच किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस सेम था, ग्रीन कैंडल बनी है रेड। अब आप इस ऑर्डर को यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पिछले दिन के पिवट पॉइंट से प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा स्पेस दे दिया, ये जितने भी रिजेक्शन लेवल थे, मतलब विक विक विक, मैंने इनको दूर ही कर दिया। तो इस कैंडल ने जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, और मेरा अगला टारगेट था S3। यहाँ पे जैसे ही मुझे S3 भी टच किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे मेरा 1500-1600 रुपये प्रॉफिट हो चुका था, मैंने 2 लॉट्स लिए थे। उसके बाद मुझे ये था कि अब यहाँ पे जब टारगेट हिट हो गया ना, तो आपको कंटिन्यू आगे तक नहीं चलना है, आपको हर पिवट पॉइंट पे सेम प्रोसेस अपनाना है। जैसे यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, नीचे आए, फिर एक ग्रीन बनी, तो मैंने दोबारा अपना ऑर्डर ना इस लेवल पे लगा दिया था, इस पिवट पॉइंट के नीचे अपना एक और ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे, ताकि अगर पिवट पॉइंट टच करे और नीचे क्लोज हो, तो या तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। सिंपल था। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आके कैंडल दोबारा ऊपर चली जाती इस पिवट पॉइंट के, तो मैं स्टॉप लॉस मान लेता, लेकिन इसने जब अगली कैंडल यहाँ तक बनाई, और ये पिछले दिन का जो पिवट पॉइंट था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बनाए, और जब मुझे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखने लग गया ना कि प्राइस ऊपर आ रहा है, ये झटके से ऊपर नीचे गया था और ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो इस ट्रेड में मैंने 2 बार एंट्री प्लान किया, और इसलिए की क्योंकि जोन के अंदर ट्रेड था, इसलिए एनर्जी की, क्योंकि निफ्टी नीचे था, इसलिए कि क्योंकि सेक्टर नीचे था, और ऐसे ट्रेड मिलते हैं। हमें ऐसे ही नहीं कहीं पे भी जंप करना होता है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आएंगी, बार बार इस सेटअप को सीखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। बाकी स्टॉक्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। क्या ABB में हमारी एंट्री बन रही थी, ठीक है। अब देखो 10 बजे तक हमने ट्रेड प्लान नहीं करना था, कुछ इस लेवल तक, ठीक है। अब मैं 10 बजे क्यों कहता हूँ, अब देखो प्राइस नीचे आता है और रिवर्स करता है, और जितने भी स्टॉक्स हैं ना, हमने सब में यही चीज़ देखी कि प्राइस नीचे आता है और रिवर्स होता है। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ, स्पेशली अगर आप लर्निंग स्टेज पे हो, तो आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है 10 बजे तक। अब ज़रूरी नहीं 10 बोला तो 10, अगर आपको 9:50 पे भी कोई ट्रेड मिलता है ना जो जोन के अंदर है, और आप, हमारा सेटअप बैठ रहा है, पिवट पॉइंट ब्रेक होते ही पहले रेड कैंडल बन रही है, फिर ग्रीन, फिर रेड, और बुलिश के लिए पहले ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, है ना, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।
अब यहाँ पे देखो सेम वही चीज़, रिजेक्शंस लेवल, अपर विक लोअर विक बढ़ी, लोअर विक बढ़ी, तो आप अगर एंट्री प्लान करते तो कहाँ करते, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करते, पूरे दिन ब्रेक ही नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं बन रहा है। जोन के अंदर है लेकिन ट्रेड भी तो चाहिए ना बनने के लिए, सेटअप बैठना चाहिए, जैसे कोल इंडिया में बैठा जिसमें मैंने ट्रेड प्लान किया, और सेम प्रोसेस था जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या अदानी ग्रीन में हम ट्रेड प्लान कर सकते थे? 10 बजे तक मैं ट्रेड प्लान नहीं करता, कुछ इस लेवल तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो प्राइस रिवर्स हुआ और उसके बाद वापस गया। यहाँ पे क्या है, आपके लोअर विक्स बढ़े हैं। ठीक है, तो ट्रेड प्लान कब करोगे, जब ये लोअर विक्स क्लोज करेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, तो क्यों मैंने कोल इंडिया चूज़ किया, क्योंकि कोल इंडिया में मेरा सेटअप बैठा, इनमें सेटअप ही नहीं बैठा, और नहीं बैठा तो ट्रेड नहीं करना, और अगर मुझे कोल इंडिया में भी ट्रेड नहीं मिलता तो मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, अगर आई एक्स की बात करें तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा जोन था नीचे ट्रेड करने के लिए, प्राइस रिवर्स कर गया ना 10 बजे से पहले ही। ठीक है, इसीलिए अगर आप इस मोमेंटम को देख के ट्रेड प्लान करोगे ना, लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, अरे 4 कैंडल बन गई एंट्री प्लान करो, नहीं, आपको हमेशा जोन से आइडेंटिफाई करने होते हैं, प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स किया। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ और यहाँ पे मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाऊँ, तो यहाँ पे एक लेवल था, कौन सा लेवल था यहाँ पे, 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था, मतलब 4 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, इसीलिए रिवर्स किया और इसीलिए आपके लॉसेस हुए हैं आज तक, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं ड्रॉ किया है। इसीलिए ये इंडिकेटर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सेक्टर ना देखूँ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं सेक्टर ना देखूँ और स्टॉक ना देखूँ, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर मैं हमेशा देखता हूँ, जो मुझे जिसने बहुत बार लॉसेस से बचाया है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम रील देखो तो कंटिन्यूसली अगर मैं 55-56 डेज से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और रील पोस्ट कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 7 डेज मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, और मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, मतलब 7 साल हो गए ट्रेडिंग सीखते हुए करते हुए, है ना, तो अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें हो रही हैं ये। ठीक है, लेकिन आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो तो नहीं करनी है ये सारी चीज़ें, ये बनाया है बिगनर फ्रेंडली बनाया है, ताकि आप थोड़ा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती पैसे नहीं लगाने। अब बात करते हैं अदानी पावर की, है ना, इनको हटा देते हैं, अभी म्यूट रखना प्लीज़, है ना, फिर हम 10 बजे के बाद ट्रेड प्लान डाउट सेशन रखते हैं। अब देखो प्राइस नीचे आ रहा है, ये हमारा जोन एरिया था जहाँ पे हमने ट्रेड करना है, प्राइस इसी लेवल जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अदानी पावर नीचे आया, हमें लगता है एक बहुत अच्छा मोमेंटम है ट्रेड ले लो, लेकिन क्यों इसी लेवल से रिवर्स किया प्राइस, क्यों दोबारा ऊपर गया, क्यों इसी जगह पे रिवर्स हुआ, क्यों नीचे आया, क्यों इसी लेवल से रिवर्स हुआ, क्यों, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, 15 डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, इसीलिए प्राइस यहीं यहीं घूमता रहा, और हमें जहाँ पे ट्रेड चाहिए था वहाँ पे आया ही नहीं, और नहीं आया तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, कहीं पे भी एंट्री करोगे लॉसेस, कभी कभी डेफिनेटली ऐसा होगा कि बहुत लाइन्स होंगी और प्राइस नीचे जाएगा और आपको लगेगा अरे यार कि इंडिकेटर तो बेकार है। ठीक है, ये तो गलत चीज़ें वो करता है, लेकिन इसको सिर्फ यूज़ करने की देर है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना, 1 महीना अगर आपने इसको यूज़ कर लिया ना तो आपको इसकी असली वैल्यू पता चलेगी, और आप इस इंडिकेटर के बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि ट्रेड कहाँ करना है। अगर एनएचपीसी की बात करें तो देखो हमारा जोन ये था जहाँ पे हमें ट्रेड करना था, प्राइस क्यों यहीं से रिवर्स हुआ। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट लेवल तो था ही, लेकिन प्राइस रिवर्स हुआ ना, और यहीं पे कंसोलिडेट क्यों करता रहा, क्योंकि 15 मिनट का सपोर्ट लेवल और 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, और यहीं पे कंसोलिडेशन होती रही। अगर मैं बात करूँ क्रॉम टर्म की, तो क्या इसमें ट्रेड करना था, अब हम अगर मैं इंडिकेटर हटा दूँ ना तो दिखने में लगता है अरे यार क्या मूव था, यहाँ पे पकड़ते और यहाँ पे एग्जिट करते, नहीं यार, ये नहीं है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए सिंपल सा हमें क्या चाहिए, एक अच्छा सा जोन चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, ये इनको नहीं पकड़ना है ज़बरदस्ती, ये किसी दिन आपकी किस्मत चमक के को आपको पैसा देगा, लेकिन 10 में से 7 बार आपको लॉस कराएगा, 3 बार पैसा देगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है यार, हमें अपना पैसा बचा के रखना है। और लास्ट है गोदरेज प्रॉप, क्या इसमें मैं ट्रेड करते, प्राइस आया लेकिन रिवर्स कर गया, 10 बजे तक तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं करना है, प्राइस गया ऊपर आया। ठीक है, और इसी जोन में घूमता रहा, और इसी लेवल पे ही जाके इसने क्यों रिजेक्शंस लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारा पिवट पॉइंट तो इस लेवल पे ना, तो इसने यहाँ और यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, क्योंकि डेली लेवल का यहाँ पे एक पॉइंट था। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंस है इनकी। तो इसीलिए आज का मेरा जो ट्रेड था सिर्फ कोल इंडिया था, यहाँ पे मुझे ट्रेड इतना इफेक्टिव मिला, कोई मेरा लेवल नहीं था, प्राइस आराम से नीचे आ रहा था, पिवट पॉइंट्स ब्रेक होते मैंने अपनी एंट्री प्लान की, रेड ग्रीन कैंडल का मेरा कॉम्बिनेशन था, एंट्री हुई और प्राइस नीचे।
तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग नए हैं, आपको इस सेटअप को टाइम देना पड़ेगा। आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। एटलीस्ट गिव योर सेल्फ और मुझे भी, कि मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ कि ये इंडिकेटर्स कैसे यूज़ होते हैं। इसकी वैल्यू आपको 7 दिन 8 दिन जब आप यूज़ करोगे तब पता चलेगी। और अगर आप पेड वर्जन हो ट्रेडिंग व्यू के, ठीक है, तो आप रीप्ले बटन पे जाके आप अपने जितने भी आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस हुए हैं ना, स्पेशली लॉसेस, तो उन लॉसेस वाले डे पे ये इंडिकेटर लगा के देखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारे लॉसेस के रीजंस क्या थे। अगर आप पेड वर्जन हो तो आप रीप्ले बटन पे जा सकते हो, स्टार्ट न्यू कर सकते हो। जिस दिन भी आपको लॉस हुआ, एग्जांपल आपको 5 तारीख को लॉस हुआ, आप 5 तारीख के डेटा पे जाओ, ठीक है। तो 5 तारीख के डेटा पे जाओगे तो आपको 5 तारीख पे ये लाइन्स शो करेंगे। अब सपोज आपने कोल इंडिया में 5 तारीख को यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यार प्राइस मेरे एंट्री लेते ही रिवर्स क्यों हुआ था, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल था। तो अगर बैक टेस्ट करना है तो आप अपना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा इस चीज़ को, है ना, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है ट्रेडिंग व्यू की इससे, लेकिन आप एटलीस्ट बेसिक एसेंशियल और ये एसेंशियल या प्लस प्लान रखो, ताकि आप रीप्ले बटन पे जाके अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सको। और 1000 रुपये अपने आप पे खर्च करना ना अच्छी बात होती है, ठीक है। हमें देखने को ये वैल्यू ऐसे लगती है, आप ना हमेशा चीज़ों को कंसिडर करो। 995 हमें देखने में ऐसा लगता है अरे यार 1000 रुपये महीने का देना पड़ेगा, ऐसे नहीं सोचते हैं चीज़ों को। अगर आपको अपनी लाइफ को सेटल करना है ना, अगर आप प्रॉफिटेबल होना है, तो पहले अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, अपना टाइम बचाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप टाइम कैसे बचाओगे, ऐसे। और ये अगर 995 लग रहा है, आप उसको कंसिडर कैसे कर रहे हो, आप इसको 1000 रुपये मत देखो, आप इसको देखो कि यार ठीक है यार, मेरे ख्याल से 23 से 24 रुपये, मेरे ख्याल से नहीं 33, पता नहीं कितना बनता है, इतना कुछ बनता है मेरे ख्याल से ये। अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 मिनट, अगर मैं इसको 995 को 30 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो कितना बनता है, 33 रुपीज़ बस। तो आप ये सोचो ना यार, 33 रुपीज़ आप दिन का दे रहे हो अपनी नॉलेज पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। 33 में, अरे यार एक मोमोज की प्लेट आती है आजकल 50 रुपये में। तो अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो सबसे पहले, ठीक है। मुझे कोई लेना देना नहीं, ये आपकी टोटल चॉइस है। लेकिन अगर आप ये पैक लेते हो ना, तो आप रिप्ले बटन में जाके अपने आज तक के जितने भी लॉसेस हैं उनको टेस्ट कर सकते हो, और तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी इस इंडिकेटर की, कि यार कितना इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब मुझे बस आप 5 मिनट का ब्रेक दो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बाकी चार्ट्स लोगों से बात करते हैं, लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को सॉल्व करते हैं। जिनको जिनका जिनका क्या कहते हैं, कोई डाउट नहीं है, वो इस सेशन को लीव कर सकता है, राइट। आराम से आप लोग जा सकते हो। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं और आपको कुछ और भी नई चीज़ें सीखनी है, क्योंकि डिस्कशन करते करते और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अगर आपको वो चीज़ें भी सीखनी है तो आप स्टे कर सकते हो, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। ये जो डाउट सेशन है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि डाउट सेशन में हम बहुत सारी पर्सनल बातें भी करते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको डाउट सेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जो ये हमने सेटअप सीखा है, यही सेटअप का आपको अगले दिन यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो बस 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक है, आप लोग भी 5 मिनट का एक ब्रेक लो, उसके बाद डाउट सेशन पे आते हो और एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। आप लोग बात कर सकते हो तब तक आपस में।